अब यहां पर देखो हम लोग पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि चेंज इन रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स बट द फर्म कंटिन्यूज। अगर पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो रही है तो फर्म चलती रहेगी। क्या होगा? फर्म चलती रहेगी। लेकिन अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है, दो चीजें होती है, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप खत्म होगी, फर्म चलती रहेगी। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म ही खत्म हो गई है तो फर्म पूरी क्लोज हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। यहां तक क्लियर है इसका मीनिंग? दोनों बातें समझ में आई। अब हम पढ़ लेते हैं मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, कैसे कैसे हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला आता है म्यूचुअल एग्रीमेंट। अगर हमें डिसॉल्व करनी है अपनी फर्म को तो वॉलंटरली हम लोग सबकी सहमति से फर्म को खत्म कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कि अगर सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएं, दिवालिया घोषित हो जाए, कैश बैंक करप्ट हो जाए, तो हमें फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि फर्म और आगे हम लोग नहीं चला सकते। और कुछ अगर हम लोग बात करें, थर्ड पॉइंट आता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। अगर बोल रहा है पार्टनर्स या एक पार्टनर या बहुत सारे पार्टनर्स बिकम पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड या अनसाउंड माइंड, कोई ऐसी दुर्घटना हो गई जिससे वो अपने होशावास में नहीं है और वो सही तरीके से काम नहीं कर सकता अपने कॉन्शियस में, तो भी हम कर सकते हैं। या कोई परमानेंटली इनकेपेबल हो गया, उसके हाथ पांव चले गए, हाथ पांव टूट गए, अब वो सिर्फ बेड रेस्ट पर है या सिर्फ वो स्ट्रेचर पर उस पर है, व्हील चेयर पर है, तो भी ये क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगी। या फाउंड मिसकंडक्ट, गिल्टी फाउंड हो जाता है, मतलब या कोई धोखाधड़ी कर देता कोई पार्टनर, इस केस में ही पूरी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है बाय द डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट डिसॉल्व करेगी इसको। यहां तक बात समझ में आई? फिर फोर्थ आता है बाय नोटिस इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है? इच्छा तक, अपनी मर्जी से इच्छा तक पार्टनरशिप चलेगी, उसको भी डिसॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है? या कोई हैपनिंग ऑफ इवेंट होता है, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, ये बात ध्यान रखना, पेपर में 1 नंबर में जरूर पूछ लेते हैं इसके अंदर से, उससे ज्यादा कभी आ जाता है। या तो कोई भी हैपनिंग हो जाती है, जैसे कि कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, पार्टनर मर गया तो भी डिसॉल्व कर सकते हैं। या तो वेंचर कंप्लीट हो गया, अगर मान लो पार्टनरशिप थी ऐसी, हमने पार्टनरशिप करी कि हम 5 साल तक पार्टनरशिप करेंगे, 5 साल हो गए हमारे खत्म, तो उसके बाद पार्टनरशिप खत्म। फॉर एग्जाम्पल हमने एक मॉल बनाया, मॉल बनाने में हमें 4-5 साल लग रहे हैं, बहुत बड़ा मॉल है, तो मॉल बनाते से हमें पार्टनरशिप खत्म, तो हम अपनी फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। यहां तक बात समझ में आई? फिर आता है सेक्शन 48, क्या कहता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेटलमेंट ऑफ लॉसेस। कैसे करेंगे आप देखो ना भैया, लॉसेस है उसका सेटलमेंट कैसे करेंगे भैया? लॉसेस पड़े हुए हैं, क्रेडिटर्स पड़े हुए हैं, या हमारी कोई भी लायबिलिटीज पड़ी है, वो कैसे करेंगे हम लोग पेमेंट उसकी? माना जाता है सबसे पहले जो लॉसेस हैं वो किससे पे ऑफ होंगे? सबसे पहले प्रॉफिट से, बट ऑब्वियसली हमें तो पता ही है ये तो बात। सेकेंडली अगर प्रॉफिट भी से पे ऑफ नहीं हो पाते तो पार्टनर्स की कैपिटल से पैसा निकालना पड़ेगा। किससे? पार्टनर की कैपिटल से। और लास्टली पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ये सब जो भी कुछ होने वाला है ना, सब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर होगा। जितना प्रॉफिट आप लोगे, लॉस भी उतना ही बियर करना पड़ेगा। अब एसेट्स की एप्लीकेशन कैसे होती है यहां पर? ऑर्डर वाइज हम लोग बात करेंगे। एसेट्स जब हमारी फॉर एग्जांपल एसेट्स सेल होती हैं या हमें जो भी हम पे ऑफ करेंगे वो कैसे करेंगे? सबसे पहले आता है रियलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस। सारे के सारे एक्सपेंसेस हम लोग रिलीज करेंगे, अपने जितने भी सारे खर्चे थे। फिर हमारी जितनी भी लाइबिलिटीज होती है हम उसको पे ऑफ करेंगे, चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे वो अनसिक्योर्ड लाइबिलिटीज हो। फिर पार्टनर्स के लोन पे ऑफ करेंगे। क्या करने वाले हैं? पार्टनर्स का लोन पे करेंगे, जो भी पार्टनर ने लोन दिया होगा फर्म को। फिर पार्टनर की कैपिटल पे करेंगे अगर कुछ बचती है तो। और फिर उसके बाद जो भी कुछ बचेगा ना, फिर भी कुछ अगर बच जाता है, पार्टनर्स कैपिटल भी दे दी, सब कुछ उसके बाद भी कुछ बच जाता है, तो बाकी बचा पार्टनर्स ले जाएंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यहां तक सिंपल बात समझ में आई? चलो, सेक्शन 49 क्या कहता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फर्म के जितने भी डेट्स हैं, डेट्स ओन्ड बाय द फर्म टू आउटसाइडर्स, और प्राइवेट डेट है, डेट ओन्ड बाय द पार्टनर्स इन पर्सनल कैपेसिटी। ये कुछ बातें बता रहा है कि ये इसको इन कैटेगरी में रखा जाएगा। और जो प्रॉपर्टी होगी फर्म की जो कुछ प्रॉपर्टी होगी ना, सबसे पहला अधिकार किसका होगा उसके ऊपर? सर, फर्म के डेट्स का। ये ऊपर बताया फर्म के डेट्स कौन से होते हैं? जो आउटसाइडर को पे करने होते हैं। प्राइवेट डेट कौन से होते हैं? जो पर्सनल डेट्स होते हैं हमारे। तो पहला जो फर्म का डेट है वो पे करना पड़ेगा पर्सनल, उसकी कंपनी फर्म की प्रॉपर्टी से। फर्म की बिल्डिंग है, बिल्डिंग बेच के पहले फर्म के जितने भी डेट्स हैं, जितने भी उधारी हैं, वो सारे के सारे चुकाने पड़ेंगे। फिर आएंगे उनके खुद के जो प्राइवेट डेट्स होते हैं वो चुकाएंगे। क्लियर है यहां तक ये बात? यूटिलाइजेशन ऑफ पार्टनर्स प्रॉपर्टी। पार्टनर्स की प्रॉपर्टी पर किसका अधिकार होगा? अगर मान लो पूरी डिसॉल्व हो गई फर्म, या पता लगा कि जानबूझकर डिसॉल्व की गई है, तो जो पार्टनर्स की जो प्रॉपर्टी है वो कब सेल आउट की जाएगी? जब उनके प्राइवेट डेट चुकाने पड़ेंगे।
है ना, कंपनी के नाम पे उन्होंने अपने प्राइवेट, फर्म के नाम पे उन्होंने अपने प्राइवेट डेट्स ले ली, पहले वो चुकाएंगे, और अगर बचेगा तो फिर वो फर्म के डेट चुकाएंगे। ये ज्यादा, इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, जितना बताया उतना समझना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आता है इसके अंदर में। अब आ जाओ, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होने वाला है। सबसे पहली बात तो हम सारी की सारी अपनी असेट्स बेच देंगे, सारी लायबिलिटी रिलीज कर देंगे, यही करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा सबसे पहले, जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पर हम लोग सारी अपनी एसेट्स बेचेंगे और अपनी लायबिलिटी को रिलीज करने वाले हैं। फिर बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसलिए बनेगा ताकि ये पता लग जाए कि लास्ट में पार्टनर्स का कितना अमाउंट बचा है। फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनाएंगे, क्योंकि अब तो डिसॉल्व हो रही है। पार्टनर ने बोला भले ये भैया फर्म मैंने जो तुम्हें लोन दिया हुआ था उसका सारा का सारा पैसा मुझे वापिस कर दो। फिर कैश और बैंक अकाउंट बनेगा, लेकिन ये बात बहुत जरूरी है, इसके अंदर लिखा भी पड़ा है, दोनों अकाउंट को, कैश बने या चाहे बैंक बने, क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए इनका इक्वल आना जरूरी है। इसमें बैलेंस शीट नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? सब कुछ डिसॉल्व हो गया ना। बैलेंस शीट तो जब बनती है जब कुछ बचता है, लास्ट में क्या रह गया ना, तो बैलेंस शीट में ना तो कोई एसेट रह गई है, ना तो कोई लायबिलिटी रह गई है, ना तो कोई कैपिटल रह गई है। एट द एंड बनेगा क्या हमारा? कैश और बैंक अकाउंट। ये बैलेंस शीट की तरह आपका इक्वल होना जरूरी है। ये आपको बताएगा कि आपका क्वेश्चन सही है कि गलत है। कैश बनेगा तो या तो फिर बैंक बनेगा, जो भी एंट्रीज करेंगे ना कैश से करेंगे या तो फिर बैंक से करेंगे। जो भी हमें अकाउंट दिया होगा बैलेंस शीट के अंदर वो हम लोग देख लेंगे। समटाइम क्वेश्चन से डू नॉट प्रिपेयर लेजर अकाउंट। क्वेश्चन कहता है कि लेजर नहीं बनाना। लेजर मतलब ये सारे अकाउंट नहीं बनाने, रियलाइजेशन, पीसीए, पार्टनर्स लोन, कैश एंड बैंक, ये नहीं बनाना। आपको पास करनी जनरल एंट्रीज। अगर मैं बात करूं रिवैल्यूएशन की, लास्ट में जो हमने पढ़ा रिटायरमेंट में एडमिशन में, उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, क्या करते हो? सर लेजर अकाउंट तो बहुत इजीली बन जाता है, लेकिन जब जनरल एंट्री की बारी आती है ना, वो कहीं ना कहीं मुश्किल लगता है। यहां तक बात समझ में आई? अब देखो हम इसकी जनरल एंट्री करते कैसे हैं। अब हमें दो चीज का ध्यान रखना है, हमें जितने भी असेट्स अकाउंट्स हैं वो क्लोज करने हैं और जितने भी लायबिलिटीज के अकाउंट्स हैं वो क्लोज करने हैं। सर क्लोज करके जाएंगे कहां पर? देखो जाएंगे कहां पर, आप एक इस तरह कंसेप्ट समझना, वैसे रियलिस्टिक नहीं है, जस्ट एक कहानी के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल आपको अपनी असेट्स बेचनी है, क्या करनी है आपको? अपनी असेट्स बेचनी है, लायबिलिटी रिलीज करनी है। उनको आप एक गोदाम में रख रहे हो, सब चीजों को एक गोदाम में लेकर के जा रहे हो बेचने के लिए, और उस गोदाम का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या नाम है? अब जितनी भी एसेट्स को हम खत्म करेंगे वो सारी कहां चली जाएंगी? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। और वो हम जो फॉर्म है वो सारी की सारी कहां से बेचेगी एसेट्स को? रियलाइजेशन अकाउंट से ही बेचेगी, ठीक है। क्योंकि जब क्लोजिंग ऑफ असेट्स अकाउंट हमने कर दिया तो असेट अकाउंट की आइडेंटिटी खत्म हो गई, वहां पर किसकी आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है? रियलाइजेशन अकाउंट की। क्लियर है? तो अब सबसे पहले जनरल एंट्री आती है क्लोजिंग ऑफ असेट्स। असेट्स को जब भी आप क्लोज करोगे तो असेट्स क्या होती है? सर डेबिट इसका बैलेंस होता है, डेबिट से बढ़ती है और क्रेडिट से क्या होती है? घटती है। इसलिए यहां पर लिखा गया टू असेट्स अकाउंट, जितनी भी असेट्स है। अब यहां पर ध्यान रखना, मैंने लिखा है गुडविल। सर गुडविल की जो एंट्री होती है वो हमने एडमिशन रिटायरमेंट में भर भर के कर ली है। अब यहां पर गुडविल का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है फालतू का। जैसे बाकी एसेट्स ट्रीट होती हैं, चाहे वो डेटर्स हो, चाहे वो मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, कोई भी, उसी तरह से गुडविल को भी ट्रीट किया जाएगा। क्लियर है? और जितने भी हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं उन सब को भी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, उनको हमने इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। क्योंकि ना तो हम इसको बेच करके पैसे ले सकते, हम सिर्फ उन्हीं चीजों को डालेंगे यहां पर जिससे हमें पैसा आ सकता है या पैसा हमारा जाएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा। हाँ, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, एडवर्टीजमेंट नहीं आएगा, पीएनएल डेबिट में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब चीजों को हमें इंक्लूड नहीं करना। गुडविल कोई भी हो सकती है बेटा। अगर गुडविल लिखा है तो नॉर्मल ट्रीटमेंट करेंगे, उसको असेट मान करके उसको क्या कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। सबसे पहला काम यही करना है हमें, सारी की सारी असेट्स को कहां लेके जाना है? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर में। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में टू लैंड, टू बिल्डिंग, टू मशीनरी, टू फर्नीचर, टू कंप्यूटर्स, टू डेटर्स, टू गुडविल, सारा एक साथ आ जाएगा। कुछ नहीं हो, कुछ नहीं होना, कोई गुडविल का कोई ऐसा सीन ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। कुछ नहीं है, गुडविल छोड़ दो। आप सोचो गुडविल ये नॉर्मल एसेट्स की तरह ट्रीट करेंगे, कुछ मतलब ही नहीं है इसका, कुछ नहीं आएगी वो। नहीं, कुछ नहीं है वो, मतलब वो कंसेप्ट पहले था। हाँ, सिंपल लिखाएगा, उसके कोई इतना सिग्निफिकेंस ही नहीं, तो ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले? फॉर क्लोजिंग ऑल द आउटसाइड लायबिलिटी, ध्यान से सुनना, आउटसाइड लायबिलिटी एंड प्रोविजंस। हम लोग क्या करने वाले? जितनी भी लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? डेबिट करना पड़ता है। तो आउटसाइड लायबिलिटी अकाउंट में डेबिट। जितने भी प्रोविजंस बनाए हमने, चाहे वो प्रोविजन फॉर डेटर्स हो,
चाहे वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो या किसी भी प्रोविजन हो, वो अभी क्या होने वाला है, डेबिट होने वाला है। उसको लेकिन अलग से लिखेंगे यहाँ पर, और वो भी कहाँ डाल देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो क्या हो जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। लायबिलिटी की जगह अब हमने रियलाइजेशन अकाउंट को प्रमोट कर दिया। अब यहीं से सब कुछ हम लोग रिलीज करने वाले हैं। ये दो एंट्री समझ में आई आपको। अब सबसे पहले हमने क्या करा सर, पहला स्टेप सारा का सारा उठा के गोदाम में डाल दिया, रियलाइजेशन के नाम से डाल दिया। अब जो भी चीज निकलेगी ना वो रियलाइजेशन के नाम से निकलेगी, चाहे वो एसेट निकल रही है चाहे वो लायबिलिटी निकल रही है, ठीक है। अब एसेट और लायबिलिटी का अपना वजूद खत्म हो चुका है, अकाउंट खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब पहले मैं अपनी एसेट्स बेचता हूं। क्या करता हूं मैं, अपनी एसेट्स बेचता हूं। सर एसेट बेचना शुरू करूं क्या, चलो एसेट बेचना शुरू करते हैं। एसेट का क्या नाम रख दिया हमने, रियलाइजेशन। क्या रख दिया, रियलाइजेशन। जब मैं एसेट बेचूंगा तो मेरे पास में क्या आने वाला है, कैश। अब उधार में तो मामला चलेगा ही नहीं, किसके नाम पे उधारी दूंगा, अब सारा मामला किस में होगा, कैश में या तो फिर बैंक में। क्लियर है ये बात। तो अगर मैं कोई भी एसेट सेल करूंगा तो मेरे पास में कैश आएगा, और यहां पर रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसका मतलब ये शो कर रहा है कि मेरी एसेट बेच दी मैंने, क्योंकि एसेट का जो नाम चेंज होकर क्या रख दिया था हमने, रियलाइजेशन अकाउंट। यहां तक क्लियर है। फिर आता है कि सर ये तो हमने बाहर बेच दी, कहां बेच दी, आउटसाइड में बेच दी। कोई आउटसाइडर आया और हमारी एसेट लेके चला गया। लेकिन अगर कोई पार्टनर कहता है यार ये तो एसेट बहुत अच्छी है, ये तो मशीनरी बहुत अच्छी है, तो कंप्यूटर बहुत अच्छा, क्यों ना मैं रख लूं इसको, क्यों ना मैं रख लूं। तो इस केस में हमारे पास कैश नहीं आएगा, इस केस में पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी। क्लियर है। इस केस में पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यहां तक कितनी बात समझ में आई, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है, अब हमने सर एसेट बेच दी, यही काम करना हमें, चाहे बाहर वालों को बेचें चाहे कोई पार्टनर लेकर के जाए। अब और भी चीजें आएंगी इसके अंदर कि अगर कोई एसेट मैंने उसको दे दी जो कि हमारा क्रेडिटर था, मेरा क्रेडिटर था 30,000 रुपीज का, और लेकिन मेरी जो मशीनरी पड़ी थी वो भी 30,000 रुपए की थी, तो मैंने उसको मशीनरी पकड़ा दी, तो क्या मेरे पास में कैश आया ना, तो कोई पार्टनरशिप अकाउंट में छेड़ाछाड़ी, तो हम लोग कोई एंट्री करेंगे ही नहीं इसकी। अभी बताऊंगा, तो ये 7th पॉइंट में लिखा हुआ है। अब टू पे ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी, अब ये सुन लो बड़े ध्यान से, लायबिलिटी को पे ऑफ करना कंपलसरी होता है, चाहे क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले, क्योंकि एसेट बिके ना बिके लेकिन लायबिलिटी को मांगने वाले सारे उठ के आ जाएंगे। मानते हो ना इस बात को। तो इसलिए किसी भी तरह की लायबिलिटी जब हम पे ऑफ करेंगे आउटसाइडर्स को, तो एंट्री क्या बनने वाली है, हमारे पास से कैश चला जाएगा कि आएगा, सर कैश चला जाएगा। तो इसलिए टू कैश और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, मतलब लायबिलिटी हमारी खत्म हो गई। क्लियर है यहां तक। लेकिन कोई पार्टनर कहता है कि आप चिंता मत करो फर्म, ये लायबिलिटी मैं अपने सर पे ले लेता हूं। क्या करता हूं, ये लायबिलिटी मैं अपने सर पे ले लेता हूं। तो इस केस में क्या हमारे पास से कैश जाएगा, फर्म के पास से कैश जाएगा नहीं, पार्टनर पे कर रहा है ना, तो फर्म क्या करेगी, फर्म पार्टनर की कैपिटल में पैसा डाल देगी। क्या करेगी, फर्म पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ा देगी कि तू भैया हम तेरे को बाद में दे देंगे जब फर्म का पूरा हिसाब किताब हो जाएगा। क्लियर है ये बात। होता है ना कि भैया ऐसा है मम्मी आप खर्चा मत करो, ये खर्चा मैं कर दूंगा, ये मैं दे दूंगा, आप मेरे को बाद में दे देना। एट देन मिलता तो है ये ना आपको, छोड़ तो देते नहीं घर वालों को कि चलो मैंने दे दिया 100 रुपए का नोट, मैंने अच्छा मम्मी मैं दूध लेकर के आ जाता हूँ, कोई नहीं आप मेरे को बाद में पैसे दे देना। तो वही वाला हिसाब है, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, डेबिट। अब किसी भी यहां देखो 7th पॉइंट में, व्हेन एन एसेट इज गिवन टू ए लायबिलिटी, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे वो अनरिकॉर्डेड हो, किसी भी तरह की एसेट किसको पे दे दी हमने, जो लायबिलिटी होल्डर है, जैसे कि क्रेडिटर्स हो गया, बताया था मैंने अभी आपको। जनरल सी बात, एंट्री क्या बननी चाहिए सर, एंट्री तो ये बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यही बनेगी ना। तो इसलिए हम कोई एंट्री नहीं करने वाले उस केस में, सो देयर विल बी नो एंट्री। जल्दी लिख ले बेटा। अब आ जाओ नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंस। वैसे तो इसका एक्सपेंस का पूरा एक है, वो हम बाद में भी कर लेंगे उसको, जब एक्सपेंस के पॉइंट्स आएंगे तब मैं आपको पूरा का पूरा आपको एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ वो मैं आपको दिखा दूंगा कि एक्सपेंस की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। क्योंकि जब रियलाइजेशन करेंगे, जब हम फर्म को डिसॉल्व करेंगे तो खर्चे भी तो करने पड़ते हैं ना हमें, तो खर्चों का हिसाब किताब कैसे रखेंगे वो बताऊंगा मैं आपको। अब रियलाइजेशन के जो एक्सपेंस है, बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म, इसका मतलब क्या होता है, बॉर्न बाय फर्म का मतलब हुआ कि खर्चे फर्म के हैं, किसे खर्चे हैं, फर्म के हैं, और पे भी कौन कर रही है, फर्म। खर्चे भी फर्म के हैं, पे भी फर्म कर रही है, तो सिंपल से एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, हमारे पास से कैश चला जाएगा और रियलाइजेशन के नाम से हम डेबिट कर देंगे।
ठीक है। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस बोन बाय द फर्म एंड पेड बाय द पार्टनर्स, इसका मतलब है खर्चे किसके हैं? फर्म के हैं, पे कौन कर रहा है? पार्टनर। उसी तरह से हो गया, मम्मी आप चिंता मत करो, आपका आज के दिन का खर्चा मैं करने वाला हूं, लेकिन उस केस में मम्मी आपके यूपीआई में पैसे डालेगी कि नहीं डालेंगी? ठीक है, तो उसी तरह से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 2 में क्या आ जाएगा? पार्टनर्स। पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ा देंगे, क्योंकि खर्चा कौन कर रहा है यहां पर? पार्टनर्स। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय द पार्टनर एंड पेड बाय द फर्म। सर खर्चे जो थे वो किसके थे? पार्टनर के थे, और पे कौन कर रही है? फर्म। क्या फर्म के पास से कैश जाएगा? पेमेंट तो फर्म कर रही है ना सर, कैश जाएगा, लेकिन वो अपने रियलाइजेशन अकाउंट में क्यों डाले भाई? क्योंकि खर्चे तो उनके हैं नहीं, क्योंकि खर्चा किसका था? पार्टनर का था। तो सर पार्टनर का खर्चा अगर फर्म पे करेगी तो पार्टनर्स की कैपिटल से तो काटेगी ना पैसा, तो पार्टनर कैपिटल क्या होने वाली यहां पर? डेबिट हो जाएगी। क्लियर हो गया यहां तक? कोई डाउट इसके अंदर? फिर आता है रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाय द पार्टनर्स। पार्टनर्स के खर्चे हैं और यहां पर पार्टनर ही पे कर रहा है, पार्टनर खर्चा पार्टनर पे कर रहा है, तो भाई उसका पर्सनल एक्सपेंस हो गया ना, वो फर्म बीच में कहां से आ गई यहां पर? क्लियर है? तो देयर विल बी नो एंट्री, नो एंट्री विल बी पास्ड। यहां तक बात समझ में आई? अब एक चीज और, पार्टनर इज पेड फिक्स्ड कमीशन और रेम्यूनरेशन, या तो कोई फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है। देखो फर्म क्या करती है, फर्म ये सोचती है कि हम डिसोल्यूशन करने के लिए बाहर से हमें कोई पर्सन हायर करना पड़ेगा, इससे अच्छा हम अपना ये सारा का सारा काम अपने किसी पार्टनर से ना करा ले। एक पार्टनर है जो कि बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा उसका नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो ये काम उससे करा लेते हैं। तो सारा का सारा ना एक फिक्स्ड कमीशन मान दी, एक फिक्स रेम्यूनरेशन बोल दी कि भाई आप ये डिसोल्यूशन कराओगे ना सारा का सारा, तो आपको हम एक फिक्स अमाउंट दे देंगे। ऐसा फर्म ने किसको बोला? पार्टनर को बोला। तो इस केस में क्या एंट्री होगी? कैश तो देंगे नहीं हम, क्योंकि पार्टनर जब भी आ जाएगा ना, पार्टनर को कैश पकड़ाएंगे नहीं, पार्टनर क्या कर देंगे? उसकी कैपिटल में पैसा डाल देंगे। क्या कर देंगे हम लोग? उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। यहां तक बात समझ में आई? कोई डाउट इसके अंदर? यहां पर बड़े ध्यान से देखना, इन दिस केस देयर मे बी एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर विच वी हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट दैट। रीड द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई वन ऑफ द केस एंड डिस्कस फ्रॉम ए टू डी। यही बोल रहा है कि यार अच्छे से आप लोग को देखना है और जो भी केस है आपको उसको ध्यान रखना उस चीज का। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, फॉर एग्जाम्पल रेम्यूनरेशन जो सेट की गई, वो सेट की गई फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए। पार्टनर को बोला कि भाई साहब हम आपको 10,000 रुपए देंगे, क्लियर है? लेकिन जो एक्चुअल जो खर्चा आता है, एक्चुअल जो एक्सपेंस आता है वो 12,000 रुपए आता है। तो आप मुझे बताओ इस केस में फर्म क्या 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देगी पार्टनर को कि नहीं देगी? सर इस केस में 2,000 रुपए पार्टनर को एक्स्ट्रा नहीं देगी, क्योंकि जो पहले से फिक्स्ड अमाउंट सेट हो गया वो तो 10,000 रुपए है ना। और मान लो खर्चा अगर केवल 6,000 रुपए आता है, तो क्या 4,000 रुपए वापिस लेगी? तब भी 4,000 रुपए वापिस नहीं लेगी, क्योंकि जो फिक्स्ड बात हो चुकी है रेम्यूनरेशन की, वो उसको उतना ही पे करेंगे। क्लियर है यहां तक ये बात? अगर सारे के सारे खर्चे कौन पे करेगा? पार्टनर। तो इस केस में जितनी रेम्यूनरेशन फिक्स की गई है उतनी दी जाएगी, चाहे उसको फायदा हो चाहे उसको घाटा हो। क्लियर है इस बात का? तो ये बात का आपको बड़ा ध्यान रखना है। अब मैंने आपको बताया था सर पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा, लोन अकाउंट की कुछ एंट्रीज होंगी, उसका भी फ्लो चार्ट पूरा का पूरा मैं आपको सिखाऊंगा। ये थोड़ा सा मैं बताया था आपको, फिर भी पार्टनर्स लोन की जो एंट्री है एंड ऑफ द चैप्टर के अंदर मैंने सारा लिख दिया, बट मैं आपको अगली क्लास में पहले आपको इसका फ्लो चार्ट दिखाऊंगा, ठीक है? ये कैसा कैसा होता है, ये तभी आपको समझ में आएगा, ये प्रैक्टिकल के साथ समझ में आएगा। छोटी सी बात समझना, इसका मतलब ये होता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप जब बनाओगे, जब पार्टनर का बैलेंस बचता है, क्रेडिट बैलेंस बचता है, इसका मतलब है फर्म पार्टनर को देगी, फर्म पार्टनर को क्रेडिट कैपिटल का तो बैलेंस देगी, साथ में लोन का बैलेंस भी देगी। क्लियर है? लेकिन अगर पार्टनर कैपिटल का डेबिट बैलेंस बचता है, डेबिट बैलेंस मतलब माइनस में, इसका मतलब होता है अब पार्टनर फर्म को पैसा देगा। बचता है ना कई बारी डेबिट क्रेडिट बैलेंस? क्लियर है आपको? क्रेडिट का मतलब अब फर्म पार्टनर को देगी, डेबिट का मतलब बैलेंस होता है कि पार्टनर फर्म को देगा। अब डेबिट बैलेंस बचता है, पार्टनर फर्म को जो देना है वो 10,000 रुपया मान लो,
और जो ऊपर लोन पार्टनर ने दिया होता फर्म को वो 12,000 रुपए है। पार्टनर ने फर्म को देना 10,000 रुपए, फर्म ने पार्टनर को देना 12,000 रुपए। तो एट द एंड पार्टनर के पास में कितना पैसा आएगा? 2,000। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो वो एंट्री ऐसे करेंगे, वो कैसे करेंगे अगली क्लास में हम लोग देख लेंगे। अब क्या होता है, 10 पॉइंट है हमारा फॉर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। जितना भी हमारा प्रॉफिट आएगा वो सारा का सारा हमने पीएसआर में बांट देना है, और जितना भी लॉस आएगा वो भी हमने क्या करना है? पीएसआर में बांट देना है। क्लियर है? अब क्या आता है कि मान लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर किसी भी तरह का बैलेंस शीट ही नहीं बचने वाला, क्योंकि सिंपल सी बात है कि पार्टनर्स का अगर बैलेंस 2 में बचता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं? 2 बैलेंस शीट ही लिखते हैं। लेकिन 2 बैलेंस शीट ना लिख करके आपको क्या लिखना है? 2 कैश। क्या लिखना है? 2 कैश। कैश का मतलब है कि अब फर्म जो है वो पार्टनर को कैश पे करेगी। ठीक है, क्योंकि 2 बैलेंस शीट जब बचता था इसका मतलब है कि वो पार्टनर की कैपिटल बच जाती थी, है ना। तो अब इसका मतलब है कि ये कैश बचा है तो ऑटोमेटिकली पार्टनर को क्या मिल जाएगा? कैश। और अगर बाय बैलेंस शीट ही बचता है, अगर बैलेंसिंग फिगर बाय में आती है तो इसका मतलब है कि सीडी ना लिख करके वो भी किससे पूरी करेंगे हम लोग? कैश से। इसका मतलब है पार्टनर जो है वो फर्म को देगा। यहां तक क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है आपका कि कुछ आउटसाइड लाइबिलिटीज दी हुई हैं। आउटसाइड लाइबिलिटीज में सबसे पहला पॉइंट आता है बैंक ओवरड्राफ्ट का। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जब आपके बैंक में जितना बैलेंस पड़ा हुआ है उससे ज्यादा अगर आपने बैंक से निकाल लेते हो तो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। लेकिन एक बता दूं, ओवरड्राफ्ट हर एक को नहीं मिलता है। अब मान लो मेरी ट्रांजैक्शंस बहुत अच्छी है, मेरा बैंक को पता है कि अपनी ट्रांजैक्शंस को बहुत फ्रीक्वेंटली करता है, बहुत ज्यादा है, तो हर एक को एडवांटेज नहीं मिलती। तो करंट अकाउंट में मान लो मेरा बैलेंस 8,000 रुपये पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने 8,500 का चेक काट दिया, तो मेरा बैंक मेरे से बोलेगा नहीं, मेरे से पूछेगा नहीं, मेरा चेक बाउंस नहीं करेगा, तो वो 500 रुपये ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में माइनस कर देगा। वो पूछते हैं, वो प्रायरली इन्फॉर्मेशन आती है हमारे पास में, तो हमारी सहमति से ही होता है। ठीक है, तो हमारे पास वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस उनके पास में होती है कि इतनी लिमिट तक हम ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन हो जाएगा। फिर तो किसी भी तरह की इनकम रिसीव कर लिया आपने एडवांस में, 11th क्लास में कमीशन रिसीव एडवांस पड़ा था, उसी की तरह ये है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये किसका भाई बहन नजर आता है? WCF का, IFR का, रिजर्व का, लेकिन एक्चुअल में ये होता नहीं है। ये टोटली किसकी तरह हम लोग प्योरली इसको यूज करते हैं? आउटसाइड लाइबिलिटी की तरह, एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड। फिर किसी भी तरह का बैंक अकाउंट बैंक ओपन करा हुआ, एम्प्लॉय सेविंग बैंक है, कोई पार्टनर का रिलेटिव का लोन है। मैंने को पहले ही बताया था पार्टनर का रिलेटिव का लोन मतलब क्या हुआ? पार्टनर की वाइफ ने लोन दिया हुआ फर्म को, पार्टनर के भाई ने लोन दिया हुआ फर्म को, तो फर्म जो है इस लोन को आउटसाइड लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेगी। ये नहीं बोलेगी कि पार्टनर ये तो तेरे भाई का लोन है, ये तो तेरी वाइफ का लोन है, तो तेरे को हम लोग बाद में पे ऑफ कर देंगे। ऐसा नहीं है। जितने भी पार्टनर रिलेटिव्स होंगे मैक्सिमम वाइफ या हस्बैंड ही आता है इसके अंदर, तो उस केस में आउटसाइड लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। नॉर्मल जैसे क्रेडिटर को ट्रीट कर रहे हैं उसी तरह से इस वाले लोन को ट्रीट करेंगे, और पब्लिक डिपॉजिट भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये है जो आउटसाइड लाइबिलिटी तरह दिखते हैं लेकिन एक्चुअल में आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं होते। जैसे सारे के सारे रिजर्व्स हो गए, WCR हो गया, IFR हो गया, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया।